हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फाइन आर्ट विजुअल आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट सिनोनिम लेके आई हूँ जो कि हमेशा ही डीएसएसबी हो या फिर केवीएस हो या फिर एनवीएस हो, उसके फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप लोग का कहना है कि हम अगर फाइन आर्ट कर लें बट पेपर 1 जब तक आप नहीं करेंगे तो पेपर 2 करने से इतना आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको जॉब के लिए सिलेक्शन चाहिए तो पेपर 2 के साथ पेपर 1 भी इम्पॉर्टेंट है। अगर पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कम से कम आपको 25 क्वेश्चंस करके आने होंगे। आई मीन कि 25 आंसर राइट करके आने होंगे, तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप इसकी क्वांटिटी 25 से अगर आप 30 कर लेते हैं, मान लीजिए अगर आप 50 में से 30 सही करते हैं तो फिर आप एकदम टॉप में आएंगे। जैसे कि अभी एनवीएस में देख रहे हैं ना कि कुछ लोगों का नाम टॉप में है, तो इसी तरह से आप भी टॉप 20 या टॉप 10 के रैंक में आ सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल ए टू जेड फाइन आर्ट विजुअल आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिनोनिम होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग जब इंग्लिश के एग्ज़ाम देने जाते हैं पेपर 1 में तो वो यही नहीं समझ पाते कि सिनोनिम क्या है और एंटोनिम क्या है। तो सिनोनिम हम उसे कहते हैं, सिनोनिम पर्यायवाची तो हिंदी में सुने ही होंगे, पर्यायवाची शब्द तो पढ़े ही होंगे। तो पर्यायवाची शब्द को ही हम इंग्लिश में सिनोनिम कहते हैं। यानी कि जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि गुड, तो गुड का अगर हम सिनोनिम खोजें तो वेल भी बोल सकते हैं, बेस्ट भी बोल सकते हैं। उसी तरह से सिनोनिम हम उसे कहते हैं जिसका अर्थ समान हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह दें कि कोई एक बंदा जिद्दी है तो जिद्दी को हम हिंदी में हठी भी बोलते हैं। जिद्दी को हम इंग्लिश में ऑब्स्टिनेट भी बोलते हैं, और भी एक वर्ड है एस से, वो भी होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम सिनोनिम की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उसका सेम मीनिंग देने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले है एफेक्शनेट। तो एफेक्शनेट को हम हिंदी में स्नेही बोलते हैं और उसका सिनोनिम होता है डिवोटेड, फ्रेंडली, काइंड। अब यहाँ पे ही देख लीजिए, जैसे कि अगर आप एफेक्शनेट वर्ड नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे डिवोटेड, फ्रेंडली या काइंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तीनों का मतलब सेम ही होता है। जैसे कि सूर्य का आप लोग को मालूम होगा कि राहु होता है, दिवाकर होता है पर्यायवाची शब्द, उसी तरह से ये पर्यायवाची शब्द ही है बट ये इंग्लिश में है जिसे हम सिनोनिम कहते हैं। सेकंड है एग्रेवेट। एग्रेवेट का हिंदी में हम उत्तेजित या क्रोधित करना बोलते हैं। तो अगर आप इसकी हिंदी भी याद कर लेंगे तो इससे आपको प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि मान लीजिए अगर आपको एग्रेवेट वहाँ देता है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि एग्रीवेट का मीनिंग क्या होता है, तो आप उसका सिनोनिम कैसे याद रखेंगे। बट अगर आपको मालूम है कि एग्रीवेट को हम हिंदी में उत्तेजित या क्रोधित करना बोलते हैं, दैट मीन्स कि इसका सिनोनिम क्या होगा, एनॉय, इरिटेट, इंटेसिफाई, एग्जेगरेट। मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा एग्जेगरेट करके यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना। कोई लोग आपको जो इरिटेट कर रहा है एक ही चीज़ बार बार बोल के, या कोई लोग बार बार आपको फ़ोन करते हैं, एनॉय करते हैं, 50 बार 60 बार आप उत्तर दे नहीं रहे हैं फिर भी आपको वो कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, तो ऐसे शब्द में आप एग्रेवेट शब्द का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, यही है ए टू जेड फाइन आर्ट विजुअल आर्ट। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ। नेक्स्ट है एलियांस। एलियांस का हिंदी होता है, यानी कि एलियांस का मीनिंग होता है संधि या समझौता, और इसके सिनोनिम्स होते हैं कोलिशन, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी, एग्रीमेंट। जैसे कि हम लोग कोई एग्रीमेंट करते हैं ना, मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में टेम्प्रेरी बेस्ड पे हैं तो वहाँ एग्रीमेंट होता है कि 1 साल के लिए आपको रखा जा रहा है, या फिर आपकी कोई भी टेम्प्रेरी चीज़ में होते हैं तो एग्रीमेंट होता है कि 1 साल के पहले आप इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं, अगर आप छोड़ेंगे तो आपको इतना जुर्माना देना होगा। तो उसी को हम सेम वर्ड एलियांस भी कहते हैं। कोलिशन, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी भी सेम मीनिंग है। नेक्स्ट है ऑलमाइटी। ऑलमाइटी दैट मीन्स कि सर्वशक्तिमान, यानी कि सर्वगुण संपन्न जैसे बोलते हैं उसी तरह से कि उनको हर चीज़ का एक नॉलेज होगा। जैसे कि ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट, इनविंसिबल। ये 4 जो वर्ड है ये चारों ही ऑलमाइटी के लिए यूज किया जा सकता है। अगर आप किसी को सर्वशक्तिमान कहना चाहते हैं तो आप उसे कह सकते हैं वाओ यू आर सो पावरफुल, यू आर कम्प्लीटली पावरफुल पर्सन। या फिर ये भी आप कह सकते हैं
कि यू आर ए ग्रेट मैन, यू आर ए ओमनी पोटेंट, यू आर इनविंसिबल, या फिर वाओ दैट्स ग्रेट, ऑल माइटी। ओके, नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो को तो सभी जानते होंगे, जिसे यद्यपि या फिर यदि ऐसा हो, दैट मीन्स कि वाइल, दो, दो, इवन इफ, ये चारों ही वर्ड का मीनिंग सेम होता है, यद्यपि या फिर यदि ऐसा हो, यानी कि ऑल्दो को सिनोनिम हो जाएगा इवन इफ, इवन दो, वाइल। नेक्स्ट है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक को हम परोपकारी कहते हैं हिंदी में, और इसका सिनोनिम होता है बेनेवोलेंट, ह्यूमन, जेनरस, चैरिटेबल। तो एल्ट्रुइस्टिक के स्पेस में आप बेनेवोलेंट, ह्यूमन, जेनरस, चैरिटेबल, ये 4 शब्द का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज, हमेशा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं एवर, एवर मोर, फॉर एवर, विदाउट एक्सेप्शन। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि आई लव यू ऑलवेज, और ये से भी हम कहते हैं कि आई लव यू फॉर एवर। सॉरी, थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल दी हूँ, बट इस तरह से आप याद रख सकते हैं। विदाउट एक्सेप्शन, ये सब हमेशा के लिए यूज किया जाता है। एम्बिगियस, एम्बिगियस को हम हिंदी में संदिग्ध या अस्पष्ट कहते हैं, यानी कि जो चीज़ थोड़ा सा ऐसे आपको दुविधा में डाल रहा हो, या फिर वो अस्पष्ट हो, स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा हो, तो उसे हम कंफ्यूज, डाउटफुल, ऑब्सक्योर और वैग भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको एम्बिगियस का मीनिंग पता होगा, संदिग्ध या अस्पष्ट, तो आप समझ सकते हैं आराम से कि अगर आपके ऑप्शंस में कन्फ्यूज्ड या फिर डाउटफुल दिया जाए, कंफ्यूज या फिर डाउटफुल दिया जाए, तो आप आराम से, कि डाउटफुल का ही मतलब होता है कि थोड़ा कोई शंका है, कंफ्यूज मतलब वो खुद ही अपने में कंफ्यूज्ड है, वो समझ नहीं पा रहा ये करें या ये करें, मतलब अस्पष्ट नहीं है, वो अस्पष्ट है। तो हिंदी याद रखने से ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और हमेशा ही ये भी मैं बता दूं कि KVS हो, NVS हो, DSSB हो, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें एंटोनिम सिनोनिम से 2 से 3 क्वेश्चंस होते ही हैं। अगर एक एंटोनिम से है तो एक सिनोनिम से है, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि 2 क्वेश्चन सिनोनिम से हैं और 2 क्वेश्चंस एंटोनिम से हैं, तो 4 मार्क्स आपके चले जाएंगे। बट जितना भी मैं एंटोनिम सिनोनिम करवाऊंगी, अगर आप सब कर लेंगे तो पक्का आपको 4 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इसी बुक से एंटोनिम सिनोनिम आता है। क्योंकि जब मैं 2016 में KVS का एग्ज़ाम दी थी, तो मैंने देखा था कि हाँ, यहीं से पूछे जाते हैं। पुराने क्वेश्चंस पेपर जब मैं निकाली और देखी कि कहाँ से पूछे जाते हैं, ये देखना भी ज़रूरी है कि कौन से बुक से एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बुक हम पढ़ लें। उसी तरह से हिंदी के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी, हरदेव बाहड़ी। हरदेव बाहड़ी बहुत ही फेमस बुक है हिंदी व्याकरण के लिए, और पेज न मेरे पास वो बुक है नहीं, बट मैं फ्रेंड से लेके वो बुक को पढ़ी थी। उसमें से लगभग 500 पेजेस होंगे, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 500 पेजेस है। और उसमें जो संधि विच्छेद होते हैं, उसमें जो पर्यायवाची है, उसमें एक शब्द के लिए अनेक शब्द हैं, उसी से पूछा जाता है। अगर वो आप सारे पढ़ लेंगे तो उसमें से 10 में से 10 नंबर लाएंगे। मुझे तो 8 नंबर हिंदी में आया था, बिकॉज मैं उसमें से लेखक और लेखिका पढ़ के नहीं गई थी, जैसे कि भीष्म साहनी कौन से किताब लिखे हैं, या फिर भीष्म साहनी का कौन सा किताब है, इस तरह से। तो यहाँ पर मेरे दो नंबर नहीं आए थे, और वो 2 क्वेश्चंस भी हरदेव बाहड़ी के बुक से ही पूछे गए थे। और ये जो बुक मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये लूसेंट की बुक है। ये लूसेंट की बुक है, जो कि PGT, TGT, PRT सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट ये बुक की प्राइस आई थिंक 500, यानी कि 400 से 500 के बीच है। मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जीरोक्स है, तो मैं भी जीरोक्स करवा ली, क्योंकि 400-500 खर्च करने का कोई ज़रूरत है नहीं। अगर हमें एंटोनिम सिनोनिम पढ़ना है, जिसमें से हमें 40 या 50 पेज की आवश्यकता है, तो 500 रुपये की चीज़ हम यहाँ पे 40 रुपये में काम चला रहे हैं। और आपको वो 40 रुपये भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही 500 रुपये स्पेंड करने की ज़रूरत है। आप आराम से इस YouTube चैनल को देखें, और लास्ट में मैं नोट्स दे दूँगी। नोट्स मतलब इसी को इस तरह से सॉर्ट करके, इस तरह से, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको इतना लंबा वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, किसी का भी साउंड पसंद नहीं करते हैं, या फिर उससे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हैं, तो आप स्क्रीनशॉट करके भी पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं NTA UGC नेट के भी पेपर आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एम्बिगियस के बारे में। हो गया एमंग। एमंग का मतलब होता है बीच में, और इसके सिनोनिम होते हैं एमिड्स, एमंगस्ट, बिटवीन, मिडस्ट। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि इन बिटवीन, यानी कि इसके बीच में कोई, या फिर राम एंड श्याम हैव क्वारल, तो राम और श्याम हैव क्वारल की जगह राम एंड श्याम
क्वाडलिंग, बिटवीन, ऐसे करके भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो कोई भी दो चीज़ के बिटवीन का मतलब तो आप जानते ही हैं बीच में। अब एमंग का मतलब हो सकता है आप नहीं जानते होंगे कि बीच में होता है कि नहीं, तो अगर आप हिंदी में याद कर लेंगे एमंग का मतलब बीच में, और अगर आपको इस तरह से ऑप्शंस में बिटवीन दे दिया जाए तो आप आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस तो सभी भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना। अगर कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं तो बाद में जैसे हम कंक्लूजन बोलते हैं ना, उसी तरह से एनालिसिस भी होता है कि दिन भर में जो भी आप किए उसका एक एनालिसिस। जैसे कि 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। अब 24 आवर्स में आपने क्या क्या किया, खाया पिया, नहाया सोया, पढ़े, बहुत सारे काम किए, बाहर गए घूमे, है ना। तो उसका आप अपने एक एनालिसिस, जैसे कि हम डायरी भी बोल सकते हैं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं ना, दिनचर्या, वो डायरी नहीं कि आज इनसे ये हुआ वो हुआ, वो डायरी नहीं। ये डायरी में इसके बारे में बात कर रही हूँ जो हम सुबह से उठ के करते हैं, वो हम डायरी में मेंशन करते हैं कि आज का दिन मेरा ऐसा रहा, आज का दिन खराब रहा, आज ये अच्छा हुआ। तो उसी को हम एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो उस एनालिसिस को हिंदी में विघटन या विभाजन कहते हैं। तो अगर आप हिंदी जानेंगे तो सभी जानता है कि विभाजन को हिंदी इंग्लिश में डिवीजन, डिवाइडेड बोलते हैं। इंक्वायरी, रिव्यू और फिर स्क्रूटिनी, ये चारों ही शब्द जो है एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। एंसेस्टर, एंसेस्टर को हिंदी में हम बोलते हैं विश्लेषण पूर्वज, यानी कि जो भी हमारे एंसेस्टर होते हैं, हमारे दादी हैं, हमारे नाना हैं, हमारे परनाना है, हमारे पापा के पापा यानी कि दादा, और फिर हमारे पापा के दादा, तो उन लोग को हम एंसेस्टर कहते हैं, जो पुराने लोग होते हैं। ठीक है, हमसे जो बड़े होते हैं और जो एक पूर्वज के आगे का होता है उसे हम एंसेस्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने फादर यूज किए थे, तो देखिए है ना, फोर फादर यानी कि फादर के फादर, फिर प्रीडेसेसर, एंटीसीडेंट, और फिर फॉररनर। ठीक है, फॉररनर, तो ये एंसेस्टर के लिए यूज किया जाता है। अगर आप एंसेस्टर का मीनिंग जान रहे हैं कि विश्लेषण पूर्वज है, तो फिर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा फोर फादर यानी कि फादर के बारे में बात किया जा रहा है। प्रीडेसेसर्स, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है एंसेंट। एंसेंट तो सभी जानते हैं, कोई भी पुरानी चीज़ को, कोई भी अच्छी चीज़ को, जैसे कि अभी मान लीजिए कि अगर हम मोहनजोदड़ो की ही बात करें तो मोहनजोदड़ो क्या है, एक एंसेंट चीज़, ये बहुत ही प्राचीन चीज़ है। तो या फिर कोई आपके घर में एक संदूक, जिसे हम लोग बोलते हैं, घर में पहले संदूक बनाया जाता था, ये सब क्या है, ये सब चीज़ एंसेंट चीज़ है ना, पुराना जमाना का चीज़ रखा हुआ है आपके घर में। तो उसके लिए हम क्या सिनोनिम यूज करेंगे, ऑब्सोलेट, ओल्ड फैशन्ड, एज्ड, आउट ऑफ डेट, ये हम यूज करेंगे प्राचीन शब्द के लिए सिनोनिम। नेक्स्ट है एनोनिमस। एनोनिमस को हम गुमनाम बोलते हैं, दैट मीन्स कि अननोन, नेमलेस, फेसलेस, इम्पर्सनल। अभी अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूँ तो आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, बट अगर हम यूट्यूब चैनल की ही बात करें, अगर हम यूट्यूब चैनल में हम कहते हैं कि संदीप महेश्वरी, तो संदीप महेश्वरी को सभी जानते हैं, बट मुझे कोई नहीं जानता है, अननोन हूँ, नेमलेस हूँ। तो जिन्हें ज़्यादा नहीं लोग जानते हैं, ज़्यादा लोग नहीं। अब अगर हम अमिताभ बच्चन के बारे में बात करें तो सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में, बट एक नॉर्मल पर्सन के बारे में कोई नहीं जानता है। तो उसके लिए हम एनोनिमस वर्ड का यूज कर सकते हैं, जिस एनोनिमस के साथ साथ हम नेमलेस, अननोन, फेसलेस और इम्पर्सनल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी को हिंदी में हम बोलते हैं घृणा या अनिच्छा, किसी चीज़ से घृणा करना, किसी वस्तु से घृणा करना, किसी स्पेस से घृणा करना, किसी के बिहेवियर से घृणा करना, तो उसे हम एंटीपैथी कहते हैं। अगर आप एंटीपैथी का मीनिंग जानेंगे कि अच्छा घृणा या अनिच्छा होता है, तो वहाँ पे अगर आपको डिसलाइक, डिसगस्ट, इल विल, इनमिटी या फिर हेट दे दे, तो हेट का मीनिंग सब जानते हैं कि घृणा करना होता है। डिसगस्ट मतलब डिस्कस्टिंग यानी कि तुच्छ जैसे बोलते हैं। अनिच्छ, डिसलाइक मतलब पसंद नहीं आना। तो ये तीन चीज़ तो आप लोग आराम से कर लेंगे। बात रहती है इलविल और इनमिटी की, तो इलविल और इनमिटी अभी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब चिंता या व्यग्रता। मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक एंजाइटी होती है कि अरे यार मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं, मेरी तैयारी हुई है कि नहीं, मेरी तैयारी आधा हुई है, तो इसे हम चिंता बोलते हैं। तो उसे हम इंग्लिश में एंजाइटी का सिनोनिम क्या हो सकता है, वरी। हम चिंतित रहते हैं कि एग्जाम कैसा होगा, अच्छा हुआ या नहीं, या एग्जाम हो गया तो रिजल्ट कैसा आएगा, राइट। तो उसी को हम टेंशन भी बोलते हैं, डिस्ट्रेस बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ तो सभी जानते होंगे, डिस्ट्रेस, टेंशन और वरी। बट ड्रेड और डिजायर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो ड्रेड और डिजायर याद कर लेंगे, दो चीज़ जिसका मतलब चिंता और व्यग्रता होता है। नेक्स्ट है एनेक्सियस। एनेक्सियस दैट मीन्स व्याकुल या चिंतित, किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित होना। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे आप चिंतित हैं, या फिर मान लीजिए आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उससे आप एनेक्सियस है, चिंतित हैं कि क्या होगा, राइट। या फिर मान लीजिए आपकी जॉब लग नहीं रही, आप बार बार एग्जाम देते हैं बट आपकी जॉब नहीं लगती है, तो वहाँ पे भी हम एनेक्सियस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो उसकी सिनोनिम होती है इम्पेशेंट, वरीड,
टॉर्चर्ड, अफ्रेड, ये चारों ही व्याकुल और चिंतित वर्ड के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है एपेथेटिक। एपेथेटिक यानी कि उदासीन या निरुत्साह, उदासीन या निरुत्साह। तो एपेथेटिक को सिनोनिम में हम इमोशनलेस, इम्पैसिव, इनडिफरेंट और पैसिव भी कहते हैं, यानी कि इसका सिनोनिम होता है एपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब सभी जानते हैं कि क्षमा प्रार्थना करना। कहते हैं ना कि तुमने ये गलती की है तो आपको एक एपोलॉजी लेटर देना होगा। तो एपोलॉजी को तो हिंदी में सभी जानते हैं क्षमा प्रार्थना, और एक्सक्यूज भी, कि कोई एक्सक्यूज बनाते हैं बार बार, तो उसको भी हम क्षमा प्रार्थना ही कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एपोलॉजी का अगर आपको एक्सक्यूज देगा तो आप तुरंत लिख देंगे, बट अगर आपको एक्नॉलेजमेंट या फिर डिफेंस देगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद कर लीजिए कि एपोलॉजी का सिनोनिम होता है एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, डिफेंस एंड एक्सक्यूज। नेक्स्ट है अपैरेंट। अपैरेंट को हम हिंदी में स्पष्ट या प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष बोलते हैं, कि है ना, तो क्लियर है, कोई भी चीज़ अनक्लियर नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे अप्रत्यक्ष के बारे में, अस्पष्ट के बारे में, और यहाँ पे अब हम स्पष्ट के बारे में बात करें तो अपैरेंट हो जाएगा। और इसके सिनोनिम होंगे क्लियर, डिक्लेयर्ड, ऑब्वियस एंड विजिबल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम विजिबल बोल रहे हैं, बट अगर हमें अप्रत्यक्ष करना है तो इनविजिबल होगा। इनविजिबल नहीं, इनविजिबल। इनविजिबल कुछ अलग हो जाता है मतलब। तो यहाँ पे देखिए इनविजिबल, ठीक है। तो दो और बचे हैं, दो और कर लेते हैं जल्दी से, और प्लीज़ इन लोग इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोग का एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट मतलब शिष्य, मनुष्य या स्त्री। इसे हम सिनोनिम में कहते हैं नोबल मैन, पियर, नोबल वुमेन, पियरेस। फिर है आपका एराइवल। एराइवल को हम बोलते हैं आगमन या उपस्थिति, और इसका सिनोनिम हो जाएगा अपीयरेंस, अप्रोच, एंट्रेंस, ऑक्यूरेंस। एरोगेंट का अहंकारी एंड हठी, जो हम जिद्दी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा कंसीटेड, हॉटी, कंटेम्प्टस एंड प्राउड। ये चारों ही आपका अहंकारी या फिर हठी लोग के लिए यूज होता है, कि ये पर्सन बहुत ही एरोगेंट है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ। अब ये लीजिए, कंप्लीट नोट्स आप लोग को यहाँ पे दे दी हूँ। अगर आप लोग यहाँ से इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और क्लियर नहीं आ रही तो 2 पार्ट में कर देती हूँ। ये लीजिए, ये आपका पहला पार्ट हो गया 31 तक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट करती हूँ, अब 31 से आगे का हम कर देते हैं, 44 तक था ना। ये लीजिए, अब यहाँ से 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दें, तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लें, और प्लीज़ पढ़ाई करें अच्छे से, ताकि जो भी एग्जाम दे वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही क्रैक हो जाए। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट फॉर मोर वीडियोज़।